अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में मौज़म मुग़ल की बुक से प्रॉब्लम नंबर 22 जो है उसको सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम प्रॉब्लम नंबर 23 अब अपनी स्क्रीन पर फॉर्मेट देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 23 को सॉल्व करेंगे मिस्टर मोहम्मद इरफान। क्वेश्चन अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जी। पेज नंबर 492 पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 23। इस तरह आगे चलकर ये कंप्लीट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास बेसिक सैलरी है 9 लाख, फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी 9 लाख फुली टैक्सेबल है। बेसिक सैलरी के बाद आप देखें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस फुली टैक्सेबल है। $70,000 कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस के बाद है कमीशन पेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू क्लाइंट। आप जहाँ पर जॉब कर रहे हैं वहाँ से ही कमीशन मिल रही है, तो इसकी डबल ट्रीटमेंट होगी क्योंकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी है 12%। तो कमीशन एम्प्लॉयर से है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में ही लिखी जाएगी। 40,000 फुली टैक्सेबल है। कमीशन के बाद लिखा हुआ है जी कन्वेंस अलाउंस है 30,000 फुली टैक्सेबल है। कन्वेंस अलाउंस के बाद देखें यूटिलिटीज़ प्रोवाइडेड, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ यूटिलिटीज़, गैस, बिजली, पानी जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू है जी 55,000। वैसे तो ये 55,000 टैक्सेबल होना था, लेकिन आगे ही आप देखें लिखा हुआ है कि हमने एम्प्लॉयर को, मतलब इस एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को 45,000 पे भी कर दिया है। अमाउंट पेड फॉर यूटिलिटीज़ वो लेस कर दें क्योंकि फिर बेनिफिट तो ना हुआ ना। अमाउंट पेड फॉर यूटिलिटीज़, इन यूटिलिटीज़ के लिए उसने अमाउंट पे कर दी है 45,000। 55 में से 45 पे कर दिया तो बाकी 10,000 का बेनिफिट रह गया, वो टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बाकी तो उसने पे कर दिया है। यूटिलिटीज़ के बाद है जी लीव फेयर असिस्टेंस, ब्रैकेट में बेशक फ्री ऑफ कॉस्ट लिखा हुआ है, इससे कोई कंसर्न नहीं है। लीव फेयर असिस्टेंस जो है फुली टैक्सेबल है। LFA लीव फेयर असिस्टेंस है 20,000 फुली टैक्सेबल है। लीव फेयर असिस्टेंस के बाद है लीव एनकैशमेंट 15,000। लीव एनकैशमेंट है 15,000 टैक्सेबल है। उसके बाद है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसको मार्क कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। इसमें रिपेयर चार्जेस हैं, कलेक्शन चार्जेस हैं, अनरियलाइज्ड रेंट है, अनएडजस्टेबल एडवांस है, फिर टोकन मनी फॉरफिटेड है, साइनिंग अमाउंट फ्रॉम टेनेंट है, फिर लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 इसको भी ट्रीट करना है। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। उसके बाद गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, कैपिटल गेन में आएगा। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी, ये भी कैपिटल गेन के आइटम है। स्पेशल अलाउंस पेड बाय कंपनी रिलेटिंग टू द ऑफिशियल ड्यूटीज़, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 35,000 का और ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्चुअल एक्सपेंडिचर है 32,000। तो स्पेशल अलाउंस चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा हो या कम हो, स्पेशल अलाउंस जो है वो हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होता है। स्पेशल अलाउंस की अमाउंट है 35,000, हमेशा फुली एग्जैम्प्ट होगा, चाहे एक्चुअल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो या कम हो, इससे कोई कंसर्न नहीं है। उसके बाद है जी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, एम्प्लॉय ने अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम खुद पे किया है, ये एवरेज रिलीफ की आइटम है।
फॉरेन सोर्स बिजनेस लॉस, इनकम फ्रॉम बिजनेस के आइटम है लेकिन वहाँ पर भी इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी, सब लेटिंग, फर्दर अपार्ट, प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा फर्दर लीज पर दे देना, किराए पर दे देना, अदर सोर्सेज की इनकम है। इनकम फ्रॉम नॉन प्रोफेशनल राइटर, अदर सोर्सेज की इनकम है। शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आप जानते हैं एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होता है। शेयर ऑफ लॉस फ्रॉम एन अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, इस पर एवरेज रिलीफ मिलेगी। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी परचेज, इस पर भी एवरेज रिलीफ है। परचेज ऑफ स्कूक्स ऑफर्ड बाय पब्लिक कंपनी, ये भी एवरेज रिलीफ की आइटम है। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी परचेज थ्रू प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये भी एवरेज रिलीफ की आइटम है। कंट्रीब्यूशन टू द वर्कर वेलफेयर फंड, आप जानते हैं टोटल इनकम में से माइनस होती है। प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, आप जानते हैं एफटीआर की आइटम है, इस पर 15% टैक्स होगा। उसके बाद लिखा हुआ है जी टू पेंशन रिसीव फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, टू पेंशंस रिसीव्ड फ्रॉम एक्स एम्प्लॉयर, 2 पेंशन का मिलना, अगर तो ये सीनियर सिटीज़न होगा तो चाहे 10 पेंशन भी मिल रही हैं सारी एग्जाम्प्ट होंगी, लेकिन कहीं पे क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ ये सीनियर सिटीज़न है, तो फिर क्या करना है, 2 में से जो ज़्यादा वाली होगी वो एग्जाम्प्ट है। एक 40,000 मिल रही है पेंशन और एक 30,000 मिल रही है। भाई इनमें से ज़्यादा वाली एग्जाम्प्ट है, कम वाली टैक्सेबल है। पेंशन में ये रिलीफ ज़रूर है कि जो कम वाली पेंशन है ना वो टैक्सेबल होगी, ज़्यादा वाली एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद है जी 2 बोनसेस पेमेंट 30,000 ईच, 1 pertains to the tax year 2018 and other pertains to the tax year other 2018 and last year but dispersed in the current year। 2 बोनसेस हैं जी, बेशक जितने भी बोनसेस हैं, जो अमाउंट आपको मिल रही है बोनस रिसीव्ड 30,000 प्रीवियस मंथ की है, प्रीवियस ईयर की है, 30,000 करंट ईयर की है, तो टोटल बोनस की अमाउंट बनती है 60,000 जो आपको मिला है। जाहिर सी बात है पिछले साल तो नहीं मिला, तो पिछले साल टैक्सेबल भी नहीं किया होगा। इस बार आपको 2 बोनसेस मिले हैं, दोनों को ऐड करके टैक्सेबल करते हैं। यहाँ तक हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया है जी, तो यहाँ तक टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल सैलरी इनकम आ जाएगी। टोटल सैलरी इनकम आ गई जी 11,75,000। सैलरी इनकम के बाद नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखें जी पूरा पैराग्राफ है। इनकम फ्रॉम ओपन प्लॉट जो लिखा हुआ है, रेंटल इनकम फ्रॉम ओपन प्लॉट, फ्रॉम ओपन प्लॉट, रेंटल इनकम फ्रॉम ओपन प्लॉट है जी 2,50,000। 2,50,000 है रेंटल इनकम फ्रॉम ओपन प्लॉट। इसके बारे में देखें आगे क्या लिखा हुआ है। रिपेयर चार्जेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कलेक्शन चार्जेस कोई ट्रीटमेंट नहीं है। रेंटल इनकम से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर हैं इंडिविजुअल, जो हम इंडिविजुअल के प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, या इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन या शेयर या एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उनके लिए एक्सपेंडिचर्स की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। उसके बाद है अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट। देखें जी क्योंकि ओपन प्लॉट है ना, ओपन प्लॉट होने की वजह से अनएडजस्टेबल एडवांस रेंट, वो जो 1/10 है ना वो अलाउड नहीं होगा। 1/10 ऑफ अनएडजस्टेबल एडवांस, जो अनएडजस्टेबल एडवांस का 1/10 लिया जाता है ना वो अलाउड नहीं होगा। किसकी वजह से? ओपन प्लॉट की वजह से। ओपन प्लॉट में 1/10 जो है वो अलाउड नहीं होता। उसके बाद आगे चले तो टोकन मनी लिखी हुई है वो बिल्कुल ऐड होगी, वो इनकम है। टोकन मनी फॉरफिटेड, टोकन मनी फॉरफिटेड
की अमाउंट है जी 10,000, बिल्कुल ये प्रॉपर्टी इनकम है। उसके बाद साइनिंग अमाउंट फ्रॉम टेनेंट, ये भी प्रॉपर्टी इनकम है। नॉट रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, साइनिंग अमाउंट रिसीव, साइनिंग अमाउंट रिसीव्ड, क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, नॉन एडजस्टेबल है, तो ये आप प्योरली आपकी इनकम है। इस तरह प्रॉपर्टी इनकम आपके पास आ गई 2,75,000। लेकिन आगे ही देखें क्या लिखा हुआ है, लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, लेस कर देंगे इसमें से लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2। मिस्टर इरफान की इसके अलावा कोई एक और प्रॉपर्टी है जहाँ से उसे 38,000 का लॉस हो गया है, तो रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। यहाँ प्रॉपर्टी इनकम टू बी टैक्स्ड सेपरेटली, सेपरेट ब्लॉक में इस पर टैक्स लगेगा। कितनी आ गई जी, 2,75,000 में से 38,000 माइनस करें तो आ जाएगी 2,37,000। 2,37,000 रेंट चार्जेबल टू टैक्स आ जाएगा। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट हेड है जी कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस की कोई आइटम नहीं है, दैट्स वाई अब आएगा नेक्स्ट कैपिटल गेन सेक्शन 37। कैपिटल गेन से रिलेटेड दो आइटम्स थी जी इस क्वेश्चन में। ये था गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स, पब्लिक कंपनी शेयर्स, उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो लेस दैन 12 मंथ है। लेस दैन 12 मंथ, तो ये भी टू बी टैक्स सेपरेटली होगा। एट द रेट ऑफ 15%, इस पर 15% टैक्स है जी। इस इनकम पर 10,000 की इनकम है, इस पर 15% टैक्स है। दूसरी इनकम जो कैपिटल गेन की है वो है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, उसका होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 2 ईयर्स है, लेकिन 3 ईयर से देखें काम है, 3 ईयर से ज़्यादा हो जाता तो फुली एग्जाम्ड होना था। अब क्योंकि मोर देन 2 ईयर है लेकिन लेस दैन 3 ईयर है, तो टैक्सेबल एट द रेट ऑफ टू बी टैक्स्ड सेपरेटली एट द रेट ऑफ 5%, इस पर सेपरेटली टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, कैपिटल गेन हो गया। अब हम चलते हैं जी अदर सोर्सेज पर, यहाँ तक आप नोट कर लें ताकि मैं रेस करके हम क्वेश्चन को आगे लेकर चलें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सोर्सेज सेक्शन 39 में दो तरह की इनकम आती है जी इस क्वेश्चन के हवाले से। एक है इनकम फ्रॉम सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम सब लीज लिखा हो या सब लेटिंग लिखा हो। सब लीज ऑफ प्रॉपर्टी की इनकम है जी 85,000, फुली टैक्सेबल है। फिर इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर, इनकम ऑफ नॉन प्रोफेशनल राइटर वो भी फुली टैक्सेबल है।
तो यहाँ तक हमारे पास सारे सोर्स ऑफ इनकम कंप्लीट हो गए। यहाँ तक हम अपनी सारी इनकम का टोटल करते हैं, इंक्लूडिंग सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। तो टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी, ऐड करते हैं जी, टोटल इनकम आ जाती है जी 13,08,000, 13,08,000 टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम में से 5 चीज़ें माइनस होती हैं, ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, डोनेशन अंडर क्लॉज 61 स्केड्यूल 2, प्रॉफिट ऑन डेट, मार्कअप ऑन हाउसिंग फाइनेंस एंड चिल्ड्रन एजुकेशन फ़ी। इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्कर वेलफेयर फंड है, वर्कर्स वेलफेयर फंड, वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो पे किया गया इस क्वेश्चन में सिर्फ वही है। वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड की अमाउंट है जी आपके पास 22,000, वो माइनस कर दें तो आ जाएगी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम आ गई जी 12,86,000। एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के बाद एक्चुअल टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा शेयर फ्रॉम एओपी, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन, शेयर फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जी इस क्वेश्चन में 15,000, ऐड करें तो आ जाएगी टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस, टैक्सेबल इनकम फॉर रेट पर्पस आ जाएगी जी 13,01,000। अब डबल लाइन लगा लें क्योंकि आप कोई अमाउंट ऐड नहीं होनी। अब कंप्यूटेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हम कंप्यूटेशन स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, तो 13,01,000 पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं जी। 12 लाख तक इनकम तो फुली एग्जाम्प्ट है जी। जितनी अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है, 13,01,000 रुपये इनकम है, जितनी अमाउंट 12 लाख से ज़्यादा है और 25 लाख के दरमियान है उस पर 5% टैक्स है। तो रेट पर्पज़ वाला टैक्स हमारे पास आ जाएगा जी 5,050। अब क्या करना है, अब एक्चुअल टैक्स निकालना है। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, इस टैक्स को बदलना है एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से। कंप्यूटेशन ऑफ एक्चुअल टैक्स पेएबल, एक्चुअल टैक्स पेएबल कैलकुलेट करने का तरीका मैंने बताया था, रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड कर दें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ। रेट पर्पज़ का टैक्स है 5,050, इसको डिवाइड करें रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ, वो है 13,01,000, और इसे मल्टीप्लाई कर दें एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ, वो है 12,86,000। रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड किया रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ और मल्टीप्लाई कर देना है इसे एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के साथ। तो ये टैक्स आपका एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के हिसाब से बदला जाएगा और आपका एक्चुअल टैक्स पेबल आ जाएगा 4,992। ये एक्चुअल टैक्स पेबल आ गया 4,992। एक्चुअल टैक्स पेबल के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी थर्ड स्टेप, ऐड टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक। तीसरा स्टेप है, देखें जी ये सेपरेट ब्लॉक में मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, 3 चीज़ें आती हैं, एक प्रॉपर्टी इनकम, दूसरी कैपिटल गेन्स की इनकम और तीसरा गोल्डन हैंडशेक। इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी इनकम भी है, कैपिटल गेन्स की इनकम भी है। तो सबसे पहले टैक्स ऑन प्रॉपर्टी इनकम, प्रॉपर्टी इनकम आपने फाइंड आउट की थी 2,37,000। अब प्रॉपर्टी इनकम 2,37,000 है, आप देख सकते हैं
2 लाख तक प्रॉपर्टी इनकम वैसे ही एग्जाम्प्ट है, प्रॉपर्टी के टैक्स के रेट गिवन है। 37,000 पर 5% टैक्स है। जितनी इनकम 2 लाख से ज़्यादा है, 2 लाख तक वैसे एग्जाम्प्ट है, 2 लाख से इनकम जितनी ज़्यादा है उस पर 5% टैक्स है और वो आ जाएगा 1850। ये टैक्स इस टैक्स में ऐड होगा। इसके अलावा अब क्या क्या आएगा? सेकेंडली आएंगे जी कैपिटल गेन के आइटम, टैक्स ऑन गेन ऑन सेल ऑफ पब्लिक कंपनी शेयर्स जिनका होल्डिंग पीरियड लेस दैन 12 मंथ था। हम उसके साथ वहाँ पर लिख कर आए थे कि ये इनकम तो 10,000 की है, इस पर 15% टैक्स होगा। 15% कैलकुलेट करें तो वो 1500 बन जाता है, ये भी टैक्स है। फिर इसी कैपिटल गेन की आइटम है नेक्स्ट, बी आइटम ही है जिसमें मतलब सेकेंडली कैपिटल गेन्स की आइटम है गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम फादर, जो फादर से इनहेरिटेड हुई थी प्रॉपर्टी उसको बेच दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी। गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उस पर गेन था जी आपका 90,000। अब क्योंकि होल्डिंग पीरियड जो है वो मोर देन 2 ईयर्स था तो 5% इस पर टैक्स होना था, वो टैक्स भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा आपके पास। वो टैक्स ऐड होगा तो आपके पास टैक्स आ जाएगा 4500। अब यहाँ तक सारा टैक्स ऐड कर दें, ये टैक्स है एक्चुअल टैक्स, ये प्रॉपर्टी का टैक्स है, ये कैपिटल गेन का टैक्स है, ये गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का टैक्स है। तो यहाँ तक आ जाएगा एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल। एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल आ जाएगा 12,842, 12,842। एक्चुअल टोटल टैक्स पेएबल आ गया जी 12,842। इसके बाद 4th स्टेप है जी सीनियर सिटीज़न रिबेट, वो नहीं है। 5th स्टेप है टीचर्स रिबेट, वो भी नहीं है। 6th स्टेप है फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो भी नहीं है। 7th स्टेप है एवरेज रिलीफ, वो इस क्वेश्चन में है जी लेस एवरेज रिलीफ। एवरेज रिलीफ का फॉर्मूला है जी बड़ा आसान है, यहाँ पर रेट पर्पज़ वाले टैक्स को डिवाइड करना है रेट पर्पज़ वाली इनकम के साथ और जिस पर रिबेट देनी है उसे मल्टीप्लाई कर दें। अब देखें किस पर रिबेट देनी है, अमाउंट अलाउड फॉर रिलीफ या रिबेट। रिलीफ किस किस पर देनी है? नंबर 1 डोनेशन टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जो डोनेशन दी है उस पर एवरेज रिलीफ है, वो है 75,000। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 चीज़ें हैं आपके पास जिनको आपने क्वेश्चन में मार्क भी किया हुआ है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं देखें जी। एक तो है जी शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी परचेज, विद इन सेकेंड पॉइंट 3 चीज़ें हैं, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी वो हैं 10,000। इसी में ऐड कर लें वो जो प्राइवेट कंपनी के शेयर ख़रीदे हैं प्राइवेटाइजेशन कमीशन से। एक तो ये हो गया शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी में दो तरह के शेयर्स हैं। एक तो है लिस्टेड कंपनी के शेयर 10,000 के और वो जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन से शेयर ख़रीदे हैं वो भी इसी में ऐड ऑन है। टोटल शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है 14,000। बी लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट कितनी है जी, जो एम्प्लॉई ने ख़ुद अपनी लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट पे की है उसकी अमाउंट है जी 30,000, ये भी आ जाएगी। सी स्कूक्स ऑफर्ड, वो जो गवर्नमेंट ने स्कूक्स ऑफ़र किए थे, वो जो इसने ख़रीद लिए हैं स्कूक परचेज़ किए हैं,
ये दूसरे पॉइंट में देखें टोटल 3 आइटम हैं। शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी, जैसे मैंने बताया कि पब्लिक कंपनी के शेयर जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन वाले शेयर्स को ऐड कर लें वो आगे 14,000, लाइफ इंश्योरेंस है 30,000, परचेज कूक्स वो हैं 25,000। अब ये तीनों पॉइंट जो है ना वो सेकंड पॉइंट में आते हैं। इन तीनों में से एक पर रिलीफ मिलनी है उस अमाउंट पर जो सबसे बड़ी अमाउंट है, तो लाइफ इंश्योरेंस की अमाउंट सबसे बड़ी है, तो इन तीनों में से जो बड़ी रकम है उस पर रिलीफ मिलेगी, वो आ जाएगी, टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,05,075 ये, और इन तीनों में से 30,000 बड़ी अमाउंट है वो उस पर रिलीफ मिलेगी। टोटल 1,05,000 पर रिबेट मिलेगी, 1,05,000 पर रिलीफ मिल जाएगी, एवरेज रिलीफ जिसको हम कहते हैं। तो 1,05,000 पर एवरेज रिलीफ आ जाएगी जी 408 रुपये। तो आपके पास जो टैक्स आएगा 408 माइनस करके वो आ जाएगा 12,434, ये एवरेज रिलीफ माइनस करके आ जाएगा। अब एवरेज रिलीफ के बाद नेक्स्ट स्टेप है जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यहाँ तक नोट कर लें आप। तो ग्रॉस टैक्स पेबल, नेट टैक्स पेबल था आपके पास 12,434, इसमें से लेस करना था जी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या टैक्स पेड इन एडवांस, वो विद होल्डिंग टैक्स था, टैक्स ऑन कमीशन। कमीशन के साथ भी आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ था जी 12% टैक्स जो है वो कमीशन पर कट रहा है। 40,000 की कमीशन है, उस पर 12% टैक्स है, 4,800 का टैक्स जो है वो काट लिया गया है। तो ये आ जाएगी नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया जी 7,634, नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न। नेट टैक्स पेएबल विद रिटर्न यहाँ तक देखें जी एक पार्ट तो क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। बाद में टैक्स अंडर एफटीआर पर, टैक्स अंडर एफटीआर में सिर्फ एक ही इनकम है, दैट इज़ प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड। प्राइस बॉन्ड की इनकम है 25,000, इस पर 15% टैक्स है, 15% टैक्स आएगा जी 3,750। तो यहाँ तक हमारा ये प्रॉब्लम नंबर 23 जो है वो सॉल्व हो गई, कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आपने इसे अच्छी तरह समझ लिया होगा, इसे नोट भी कर लिया होगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 24 और 25 को डिस्कस करेंगे। मैं अपने लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें ईमान की ज़िंदगी और ईमान की मौत नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।